नमस्कार। अनादि टीवी के इस कार्यक्रम में मैं रत्नाकर त्रिपाठी आपका स्वागत करता हूं। आज का मसला चंबल के पानी में लगी आग से जुड़ा हुआ है। ग्वालियर चंबल संभाग के वरिष्ठ भाजपा नेता अरविंद भदौरिया ने पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह के खिलाफ बहुत ही तीखी बयानबाजी की है। उन्होंने वो वक्त याद किया है जब उनके अनुसार दिग्विजय सिंह की शय पर उनके परिवार को पुलिस से प्रताड़ित करवाया गया। कुछ पुराने इस घटनाक्रम को सहकारिता मंत्री अरविंद भदौरिया ने अपनी शैली में याद किया और अपनी ही शैली में उसे लेकर वो बहुत ज़्यादा गुस्से में दिखाई दिए। एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए भदौरिया ने ऐसे तीखे तेवर दिखाए जो आमतौर पर उनकी कार्यशैली का हिस्सा नहीं माना जाता है। तो आइए देखें क्या है ये मामला। अरविंद भदौरिया यूं तो चंबल के खारे पानी वाले इलाके से आते हैं, लेकिन व्यवहार में ऐसा खारापन उनके भीतर इससे पहले शायद ही देखने को मिला हो। शिवराज सरकार के सहकारिता मंत्री ने पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह को लेकर जो गुस्सा दिखाया वो स्तब्ध कर देने वाला है। भदौरिया एक कार्यक्रम में आग बबूला दिखे। कहा है कि कांग्रेस की सरकार के समय दिग्विजय सिंह के इशारे पर पुलिस ने उनके भाई को घर से उठा लिया था। अतीत की इस घटना का जिक्र करते हुए भदौरिया ने शालीनता की सीमा रेखा का अतिक्रमण कर दिया। ये अब सत्ता में होने का असर हो सकता है। संभव है कि माइक को सामने देखकर अरविंद बेकाबू आचरण कर गए हों, या फिर ये भी मुमकिन है कि क्षेत्र की जनता की भीड़ ने उनके भीतर जोश के अतिरेक का संचार कर दिया हो। मुझे सब फोन करते हैं, मेरे बंगले से मेरे नौकर को उठा के ले जाते हैं। एक मेरा तो छोटा भाई उसको उठा के लेके जाते हैं, 6 घंटे तक रखते हैं। मैं दिग्विजय सिंह मुझे फोन करते हैं, अगर दिग्गी राजा तुम्हारे बाप मैं तब वो कर लो, एक भी रात की उसका भदौरिया ढूंढने वाला नहीं है, न डरने वाला है, न डरने वाला है। जिन संस्कारों के बढ़ते हम गए हैं, जिन संस्कारों से हम निकले हैं, संघ की शाखाओं में जाके अपनी जिंदगी के 14 साल आदिवासी अंचलों में जाके 20 हजार परिवारों में भोजन करते करते कोई चांदी की चम्मच लेके अरविंद भदौरिया नहीं निकला होगा, तुम्हारा लौटा के बर्तन निकला होगा चांदी की चम्मच लेके, या खा खा के चंबल का पानी पीते अपने मध्य प्रदेश के जड़ जड़ बोलने वाला अरविंद भदौरिया तुम्हारी धमकी से करने वाला नहीं। दिग्गी राजा तू मुझे क्या खरीदेगा, तेरे पिताजी भी मुझको नहीं खरीद सकते हैं। इस संसार में अरविंद भदौरिया को कोई खरीद जाए ऐसा कोई लोग नहीं बना है। ये बिकाऊ माल नहीं है, आपका बेटा एक बिकाऊ माल है। इसलिए बंधु एक थोड़ा फोन का बताने के लिए बड़े संघर्ष हो सकता है। वजह चाहे जो भी हो, लेकिन ऐसा कहते और करते समय भदौरिया के चेहरे के एक्सप्रेशन बहुत स्वाभाविक लगे। उनका गुस्सा सियासी टच वाला नहीं दिखा। वह वाकई किसी बेहद तकलीफ देह लम्हे की जुगाली करते हुए नजर आए, किंतु वाणी पर संयम खोने के इस तरीके को किसी भी तरह उचित नहीं कहा जा सकता। ऐसी कोशिश भी नहीं की जानी चाहिए। हालांकि राजनीति में अब ये चलन बढ़ गया है। भदौरिया तो कड़वी बात कहकर ही रह गए। दिग्विजय सिंह ने तो मुख्यमंत्री रहते हुए एक जन आंदोलन में भदौरिया पर लाठियां तक बरसाई थी। वह कोई भी शायद ही कभी भूल सके। और फिर ये तथ्य भी कि किसी कड़वी गोली की तरह गले के नीचे उतारना ही होगा कि अब 60 और 70 के दशक वाली राजनीति का दौर नहीं रहा। तब राजनीतिक विवादों के बीच शालीनता की पूरी गुंजाइश रहती थी, और अब अशालीनता का तड़का लगाए बिना तो मामला ही नहीं जम पाता। और जो टिप्पणी की उसको मैं घोर निंदा करता हूँ। मैं समझता हूँ कि राजनीति में इस तरह की टिप्पणियों कोई जगह नहीं है। और भारतीय जनता पार्टी इस समय पूरी तरह से एक तरफ तो दिग्विजय सिंह से घबराई हुई है। उनको लग रहा है कि जो कुछ भी है ये इनका प्रभाव है, जो सिंधिया जी के प्रभाव को न्यूट्रल करेगा, बीजेपी के प्रभाव को भी न्यूट्रल करेगा। और जो आज स्थिति बनी है प्रदेश के अंदर कोविड-19 के बाद, जिस तरह से लोग पैसे से खरीद कर विधायकों को सरकार बनाई है, इस समय परेशान है। इसलिए पूरे मोर्चों पे ये दिग्विजय सिंह पे हमला कर रहे हैं। देखिए, कई बार
एक्शन का रिएक्शन होता है। जिस प्रकार की भाषा आजकल दिग्विजय सिंह जी बौखलाहट में बोल रहे हैं, एक मैच्योर्ड नेता हैं वो थे, ये कहूँगा मैं, लेकिन अब फ्रस्ट्रेशन में है क्योंकि कांग्रेस में भी उनकी पूछताछ खत्म हो गई। दिल्ली में कोई नहीं पूछता है, मध्य प्रदेश में भी केवल आप लोगों के माध्यम से इधर उधर की अनर्गल बात करके मीडिया के माध्यम से जनता के बीच में बने हुए हैं, बाकी कोई उनकी बात कांग्रेस में नहीं बची है। और मुझे मालूम है कि जब वो बेंगलोर आए थे कांग्रेस के साथियों को मनाने, तो किस प्रकार का रिएक्शन इन लोगों में था। तो दिग्विजय सिंह जी की जो हताशा की बातें आती है और कई बार उसका जवाब देना आवश्यक हो जाता है, लेकिन फिर भी मैं ऐसा मानता हूं कि यथासंभव मर्यादित भाषा सबको बोलना चाहिए। क्या हो सकता है इस बदजुबानी के पीछे? भदौरिया ने अपने भाई के साथ हुए व्यवहार के तुरंत बाद ऐसे तेवर दिखाए होते तो माना जा सकता था कि वह गुस्से में ऐसा कह गए हैं, लेकिन ये नहीं हुआ। मामला फिलहाल कानूनी नहीं है, लेकिन एक अदालती मामले से इसे समझा जा सकता है। सन 1959 में नौसेना के कमांडर मेजर KM नानावटी ने अपनी पत्नी के प्रेमी की गोली मारकर जान ले ली। उन्होंने अदालत से कहा कि प्रेम संबंधों की बात सुनकर वो अपना आपा खो बैठे थे, लेकिन कोर्ट ने यह दलील स्वीकार नहीं की। जज ने कहा कि पहले नानावटी की पत्नी ने उससे बेवफाई की बात कबूली, इसके बाद आरोपी पत्नी और बच्चों को फिल्म दिखाने ले गया। इसी बीच किसी बहाने से वो अपने ऑफिस गया, वहां से उसने गन इशू करवाई। इसके बाद पत्नी के प्रेमी को उसके घर जाकर मार दिया। कोर्ट ने कहा कि सच पता चलने के बाद इतनी गतिविधियों को अंजाम देने के चलते ये तर्क नहीं माना जा सकता कि आरोपी ने यकायक तैश में आकर इस वारदात को अंजाम दिया था। ऐसा ही तो अरविंद भदौरिया के मामले में भी दिख रहा है। वैसे दिख तो ये भी रहा है कि किस तरह बीते मार्च में अरविंद भदौरिया अचानक पुलिस के लिए प्रकारांतर से वांटेड वाली श्रेणी में ला दिए गए थे। तब कमलनाथ सरकार का सिंहासन डोल रहा था और सरकार पर बदलापुर वाली राजनीति के खुलकर आरोप लग रहे थे। पुलिस ने भदौरिया के घर पर दबिश दी, उन्हें किसी पेशेवर मुजरिम की तरह तलाशा गया। बंद कमरे के भीतर पुलिस ने भदौरिया के भाई से क्या पूछताछ की, ये तो पता नहीं है, लेकिन उस समय की सियासी गतिविधियों को दिमाग में रखकर कहा जा सकता है कि किसी ऊपरी इशारे पर इस परिवार की राजनीतिक प्रतिबद्धता को परिवर्तित करने की कोशिश की गई होगी। लगता है उसी गुस्से का लावा अब भदौरिया के भीतर से फूट पड़ा होगा। तो सुना आपने अरविंद भदौरिया को, कांग्रेस और भाजपा की प्रतिक्रिया भी आपने सुनी। इस मसले पर अब बातचीत के लिए हमारे साथ हैं हमारे एडिटर इन चीफ प्रकाश भटनागर जी और पॉलिटिकल एडिटर मनोज वर्मा जी। प्रकाश जी, मेरा पहला सवाल आपसे, अरविंद भदौरिया के मामले में दो तरीके के रिएक्शंस आए हैं। कांग्रेस का कहना है कि क्योंकि दिग्विजय सिंह भाजपा के बीच में डर का माहौल बन गए हैं, डर की वजह बन गए, इसलिए ऐसा कहा जा रहा है। और भाजपा का कहना है कि क्योंकि दिग्विजय सिंह फ्रस्ट्रेशन में आ गए हैं, इस कारण वो प्रवोक करने वाली राजनीति कर रहे हैं। इन दो में से आप दिग्विजय सिंह को किस बिंदु पर खड़ा पाते हैं अभी? देखिए, मुझे लगता है कि दिग्विजय सिंह बीजेपी के लिए डर का विषय हो, ऐसा तो इस समय संभव नहीं है। दूसरी बात, अरविंद भदौरिया ने जो बोला है उससे कांग्रेस की लीडरशिप को कोई फ़र्क पड़ता हो, वो भी कोई बात नहीं है। दिग्विजय सिंह जरूर इस समय राजनीति के केंद्र में फिर से आएंगे, क्योंकि उनकी प्रतिद्वंदिता असल में ज्योतिरादित्य सिंधिया के साथ ज़्यादा है। ज्योतिरादित्य सिंधिया के साथ जो व्यवहार कांग्रेस में हुआ, उसका कारण दिग्विजय सिंह को माना जा सकता है। इसलिए दिग्विजय सिंह इस चुनावी चर्चा में, चूँकि 25 सीटों पे बाई इलेक्शन होना है, काफ़ी ज़्यादा सीटों पे बाई इलेक्शन होना, 26 हो गई है, तो आप अंदाज लगाइए कि दिग्विजय सिंह निश्चित तौर पर चर्चा के केंद्र में रहेंगे। जहाँ तक अरविंद भदौरिया की भाषा का सवाल है रत्नाकर, तो वो जनता के बीच में भाषण दे रहे हैं और जनता के बीच में इस तरह के भाषण आम है। आप याद करेंगे 2003 का दौर, जब दिग्विजय सिंह मुख्यमंत्री थे और उमा भारती जो है नेता के तौर पे, विपक्ष की नेता के तौर पे उन्हें मुख्यमंत्री प्रोजेक्ट किया था बीजेपी ने, तो वो जो दिग्विजय सिंह के बारे में जो आग उगलती थी, तो मैंने जनता की तालियां बजते हुए देखा है। वो जब ये कहती थी कि दिग्विजय सिंह को सड़क के गड्ढों में और बिजली के तारों में, तो वो मुझे लगता है कि ये राजनीतिक भाषा है। और अब चूँकि चीज़ें सब सामने आती है, वीडियो के जरिए सामने आती, तो हम बात करते हैं नेताओं की अभद्रता की, लेकिन जब ज़मीन पे नेता लोग आपस में भाषण देते हैं, तो मुझे नहीं लगता कि बहुत ज़्यादा मर्यादाओं का ख्याल रखते हो, चाहे वो कांग्रेस के नेता हो, चाहे वो बीजेपी के नेता हो।
जी प्रकाश जी, लेकिन इसी बीच पे हम एक और जिक्र भी याद आता है सहज रूप से कि जिस समय दिग्विजय सिंह के भाई लक्ष्मण सिंह राजगढ़ से चुनाव लड़ रहे थे लोकसभा का, और भाजपा ने जो फिल्म स्टार हैं नीतीश, उनको जो महाभारत में नीतीश भारद्वाज को उम्मीदवार बनाया था, तब दिग्विजय सिंह ने कहा था कि बीजेपी ने किसी फिल्म स्टार की बजाय अगर किसी एक्ट्रेस को उतार दिया होता तो कम से कम मेरे भाई का कुछ मनोरंजन ही हो जाता। तो ये बात काफ़ी हद तक सही है कि राजनीति में इस तरीके के शिष्टाचार के उल्लंघन की बहुत ज़्यादा चौंकाने वाली घटनाएं नहीं लगती हैं। लेकिन यहाँ मैं एक सवाल और आपसे पूछना चाहूँगा कि क्या हम अब इस बात के लिए तैयार रहें, क्या प्रदेश इस बात के लिए तैयार रहे कि जैसे जैसे उपचुनाव की घड़ी नज़दीक आती चली जाएगी, बयानों का स्तर शायद इससे भी और ज़्यादा खतरनाक होता जाएगा? देखिए रत्नाकर, निश्चित तौर पे ये चुनाव बहुत प्रतिष्ठा के चुनाव हैं। बीजेपी के लिए अपनी सरकार को स्थिर करना है, सरकार को आगे बढ़ाना है, और कांग्रेस को अपनी खोई हुई प्रतिष्ठा हासिल करनी है। अब कांग्रेस दो तरह से, एक तो उसे पूरी सभी सीटों पर चुनाव जीतना है सरकार बनाने के लिए, एक तो उसकी मजबूरी ये है। दूसरी बात यह है कि अगर वो इन 26 सीटों में से आधी सीटें भी जीत जाएगी तो कांग्रेस की प्रतिष्ठा बची रहेगी मध्य प्रदेश में। लेकिन कभी ऐसा हुआ कि कांग्रेस यहाँ 2, 4, 5 सीटें भी नहीं जीत पाई तो लोग मानेंगे कि गलती से बहुमत कांग्रेस को मिल गया था उस समय, जो बहुत किनारे का था। तो मुझे लगता है कि काफ़ी प्रतिद्वंदात्मक माहौल में जब ये चुनाव होगा, काफ़ी प्रतिस्पर्धा में जब ये चुनाव होगा, तो कई सारी सीमाएं हमें टूटती हुई नजर आएगी। जी जी प्रकाश जी, एक मेरा और सवाल था आपसे। ये हमने पिछले कुछ दिनों की राजनीतिक गतिविधियों के बीच में देखा है कि कमलनाथ सरकार के जाने के बाद से भारतीय जनता पार्टी के ज़्यादातर हमले दिग्विजय सिंह को ही लक्षित करके हो रहे हैं, और कमलनाथ तो अक्सर कई मौक़ों पर ऐसा लगता है कि इस पूरी जो फिल्म स्क्रिप्ट है राजनीतिक फिल्म की, उसमें मेहमान कलाकार भर की भूमिका में रह गए हैं। तो ये दिग्विजय सिंह को टारगेट करके जिस तरीके से भाजपा आगे चलती दिख रही है, क्या ये वही है जैसा पिछले चुनाव में कमलनाथ के मुकाबले भी भाजपा ने ज्योतिरादित्य सिंधिया को ज़्यादा निशाने पर लिया था? देखिए रत्नाकर, सीधी सी बात है कि ज़मीनी आधार मध्य प्रदेश में कांग्रेस के किस नेता का है। अगर कमलनाथ मध्य प्रदेश के अंदर राजनीति करेंगे, कोई सफलता हासिल करेंगे, तो आप मान के चलो कि वो दिग्विजय सिंह की उंगली पकड़ के चलेंगे। दिग्विजय सिंह दिल्ली की राजनीति में भले उनकी उंगली पकड़ते हो, लेकिन मध्य प्रदेश की राजनीति में तो कमलनाथ के पास और कोई चारा है नहीं। तो निश्चित तौर पे दिग्विजय सिंह ही वो व्यक्ति हैं जो इन चुनावों को प्रभावित कर सकते हैं। ये भारतीय जनता पार्टी भी मानती है और मैं भी मानता हूँ। तो मुझे लगता है कि दिग्विजय सिंह के ही ऊपर आपको फोकस करना पड़ेगा कि कमलनाथ की कोई पब्लिक अपील नहीं है, कोई मास अपील कमलनाथ की नहीं है। कार्यकर्ताओं के अंदर व्यापक पहचान कमलनाथ की, जैसे मुख्यमंत्री, प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष, नेता प्रतिपक्ष हो जाएंगे तो नेता प्रतिपक्ष कमलनाथ की पहचान है। दिल्ली के अंदर बहुत बड़े नेता का कद है, लेकिन मध्य प्रदेश की ज़मीनी राजनीति में वो ज़मीन को कितना जानते हैं, ये एक महत्वपूर्ण सवाल है। तो वो इस कारण मुझे लगता है कि कमलनाथ की तुलना में दिग्विजय सिंह को जब आप बात करेंगे तो वो 10 साल याद आएंगे जब दिग्विजय सिंह मुख्यमंत्री थे। कमलनाथ की बात करेंगे तो ये 15 महीने की सरकार थी, 15 साल की बीजेपी के बाद की 15 महीने की सरकार थी। इसमें बहुत कुछ ऐसा नहीं था। ये सरकार अगर लंबी चलती तो बीजेपी कुछ नए तरीके सोचती कमलनाथ के बारे में, लेकिन ऐसा मौका ही नहीं आया। तो आपको 10 साल की वो सरकार याद दिलानी पड़ेगी कमलनाथ की 15 महीने की सरकार के साथ। जी मनोज जी, अब मैं आपके पास आता हूँ। एक सीधा सा इसमें सवाल ही उठता है कि राजनीति में जो पॉलिटिकल सिनेरियो है, इसमें हमने देखा है कि कई बार खुद को विवाद में सिर्फ इस लिहाज से डाल दिया जाता है, इस तरकीब से डाल दिया जाता है कि उसका खुद के साथ साथ पार्टी को भी एक तरीके से एडवांटेज मिल सके। फिर वो भले ही चर्चा के स्तर पर हो, फिर वो भले ही इस मामले में हो कि हमने फलाने व्यक्ति का जो है उसका जो कद है उसको कम करने की कोशिश की है। अरविंद भदौरिया के इस वाले बयान में आप ऐसी कोई गुंजाइश देखते हैं क्या? देखिए, राजनीति में आपको पता है रत्नाकर जी, इस प्रकार की घटना या जैसे प्रकाश जी ने कहा कि ये आम बोलचाल में हो जाता है, क्योंकि दिग्विजय सिंह ने तो एक बार मीनाक्षी नटराजन को भी टंचमाल कह दिया था। अब संदर्भ जो भी रहा हो, उनका आशय जो भी रहा हो। दूसरी बात जो प्रकाश जी ने कही वो 16 आने सच है कि मध्य प्रदेश की राजनीति में दिग्विजय सिंह कांग्रेस के किशोर कुमार है। हम देखते थे कि पहले किशोर कुमार वही एक्टर होते थे, वही सिंगर होते थे, वही राइटर होते थे, स्क्रीन प्ले भी वही लिखते थे और डायरेक्शन भी उन्हीं का रहता था। कॉमेडियन का स्पेस उनमें बचता नहीं था, बस विलेन की गुंजाइश उनकी पिक्चरों में होती नहीं थी। लेकिन दिग्विजय सिंह पिक्चर में वो विलेन भी खुद हैं, तो कह सकते हैं वो कांग्रेस के लिए मध्य प्रदेश में वो किशोर कुमार की भूमिका में हैं।
दूसरी एक बड़ी बात समझिए आप कि आज कांग्रेस की जब बैठक होना, विधायक दल की बैठक है, लेकिन चर्चा में सुबह से दिग्विजय सिंह है, चाहे वो अरविंद भदौरिया के बहाने ही सही, लेकिन दिग्विजय सिंह पर ही चर्चा हो रही है। आप, हम भी और मीडिया से लेकर तमाम कांग्रेस के नेता भी इसी पर बात कर रहे हैं। तो जाहिर सी बात है कि कांग्रेस के केंद्र बिंदु में दिग्विजय सिंह है और उनको आप माइनस नहीं कर सकते हैं। दूसरी एक बात है कि जिस प्रकार के बयानों की बात करें हम, तो अगर आप उसके निहितार्थ निकालेंगे तो कई सारे निकलते हैं। सिंधिया ने पिछले दिनों जब बीजेपी ऑफिस में कहा था कि टाइगर जिंदा है, मैं टाइगर हूँ, टाइगर इज बैक, तब दिग्विजय सिंह ने कहा था कि मैंने और माधवराव सिंधिया, जो कि उनके पिता ज्योतिरादित्य के, कई टाइगरों का शिकार किया है। तो अब आप उसको ऐसा जोड़ सकते थे कि उन्होंने हत्या की धमकी दी है, तो ये एक एंगल ये हो सकता था। लेकिन बाद में उन्होंने ये भी कहा कि मैं वाइल्ड लाइफ एक्ट लाई इंदिरा गांधी और अब मैं टाइगरों को कैमरे से शूट करता हूँ। यानी अब मेरे लिए सिंधिया का इशारा इतना सा है कि मेरे लिए वो केवल एक पिक्चर की फ्रेम में कैच करने वाले आदमी हैं, उससे ज़्यादा मेरे लिए उनकी अहमियत नहीं है। तो राजनीति में केवल आप एक मायने निकालिए, अर्थ निकालिए कि वो कहना क्या चाहते थे, कहा क्या है और उसका अर्थ क्या निकलेगा। नहीं, निश्चित रूप से इसके अगर हम मायने निकालने जाएं, अगर हम भावार्थ पे जाएं, तो सीधी सी बात है कि एक इस तरीके की अभिव्यक्ति है जो आम बोलचाल की भाषा में बहुत कॉमन हो चुकी है और पॉलिटिक्स में तो अब मुझे लगता है कि ये बहुत ज़्यादा हद तक सुर्खियां बटोरने का साधन है। यहाँ मनोज जी, एक सवाल और आता है। एक दौर में मध्य प्रदेश की राजनीति में महसूस किया गया था, कल्पना परूलेकर जो अब हमारे बीच नहीं रही, जब वो विधायक बनकर आई थी, तो ये बहुत बारीकी से जिन लोगों ने देखा, उनका कहना था कि वो विधानसभा के अंदर सुंदरलाल पटवा जी से, विधानसभा के बाहर अपनी पार्टी के मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह से सिर्फ इसलिए टकराती हैं, सिर्फ इसलिए टकराव की राजनीति अख्तियार करती हैं ताकि दिग्गजों से टकराव के चलते वे एक अपना अलग कद हासिल कर सकें, ये माना जा सके कि भाई एक ऐसी लेडी है जो कि बहुत ही दिग्गज लोगों से भी उलझने में पीछे नहीं रहती और एक अलग पहचान बन जाए। हालांकि अरविंद भदौरिया का आज की जो स्थिति है, बल्कि पिछले कुछ समय से जो स्थिति है, उसमें उनको इस तरीके के किसी प्रयास की ज़रूरत नहीं। विस्थापित हो चुके हैं भाजपा के अंदर। ग्वालियर चंबल संभाग में कांग्रेस के भीतर भी एक उनका खौफ है, उनका एक ऑरा है कांग्रेस के भीतर भी, जो इस पार्टी के लोग मानते हैं कि भाई इस आदमी के अंदर दम है। तब भी क्या इस तरीके के किसी प्रयास की जो दिग्विजय सिंह को लेकर उन्होंने किया, कोई गुंजाइश अरविंद भदौरिया के आज के बयान में दिखती है? देखिए, कल्पना परूलेकर की जहाँ तक बात है, महिदपुर से जीती थी और ये कहा जाता था कि वो ब्लैकमेलिंग इसलिए की जाती थी कि बाद में उन्होंने अपने संगठन के नाम पे एक शुगर मिल ले ली थी वहाँ। दूसरी एक बात है, उनका जनाधार कभी इतना व्यापक नहीं रहा। पिछली बार हमने देखा, एक बार तो उनको विधानसभा से बर्खास्त भी करने की नौबत आ गई थी, किया भी गया था, बाद में शामिल कर लिया गया था। कल्याणी पांडे का भी एक चर्चित किस्सा मध्य प्रदेश की राजनीति में है। तो अगर आपकी ज़मीनी पकड़ नहीं है, जैसा प्रकाश जी ने कहा कि अगर आप दिल्ली में कमलनाथ बहुत बड़े नेता हो सकते हैं, लेकिन मध्य प्रदेश में दिग्विजय सिंह है, तो जब तक आपकी ज़मीनी पकड़ नहीं होगी तब तक केवल बयानों के सहारे आप बहुत दिनों राजनीति नहीं कर सकते हैं। क्योंकि आज अगर कोई एक बड़ा बयान किसी और नेता का जाएगा तो ये जो बयान कल दिया है अरविंद भदौरिया ने, वो पीछे चला जाएगा, या उसके बाद कोई एक नया बयान आ जाएगा तो वो उसको पीछे छोड़ दिया जाएगा। हमने देखा कि पहले एलएसी और सब चलता रहा, फिर विकास दुबे आया तो एलएसी पीछे चला गया। ऐसे कई सारे घटनाक्रम हैं। तो बहुत जो खबरों की उम्र है या बयानों की उम्र कह सकते हैं, वो कुछ घंटों की रह गई है अब, क्योंकि हर आदमी के पास सोशल मीडिया है। एक नई खबर आती है, वो पिछली खबर पीछे चली जाती है। तो इसका कोई बहुत ज़्यादा आधार इससे बनता नहीं। केवल ये ज़रूर है कि आपको एक स्पेस मिल जाता है, कुछ समय के लिए आप स्क्रीन्स में, अखबारों में या सोशल मीडिया में छाते हैं, लेकिन जब तक आपकी मास अपील नहीं है, जब तक आपकी जनता में पकड़ नहीं है, तब तक आपको इस शोशेबाजी से क्षणिक लाभ मिल सकता है। लंबे समय की राजनीति में आप इसमें आगे नहीं जा सकते हैं। रत्नाकर, एक बात मैं और कहना चाहता हूँ कि 22 दिन तक जो कांग्रेस के विधायक बेंगलोर में रहे, उनके साथ वहाँ पर मौजूद थे अरविंद भदौरिया। ये अरविंद भदौरिया ने आज कहा भी है उस भाषण में कि 22 दिन 22 विधायक। तो वो जो 22 दिन 22 विधायक का जो रोल प्ले हुआ था, उस समय अरविंद भदौरिया के ऊपर सरकार ने दबाव डालने के लिए उनके भाई को भी थाने में बिठाया था, उनकी माँ के साथ भी थाने बुला के बिठाया गया था। बुजुर्ग हैं वो काफ़ी, और वो सरकार के इशारे पर हुआ था। हमने देखा संजय पाठक का भी काफ़ी कुछ तोड़फोड़ हुई थी और एकदम बदले जैसी कार्रवाई कमलनाथ सरकार अपने आप को बचाने के लिए कर रही थी। भूपेंद्र सिंह के खिलाफ भी कार्रवाई हुई थी। टेंडिंग में नरोत्तम मिश्रा के करीबी जेल गए थे। तो ये जो घटनाक्रम हुए थे, उसके बाद सार्वजनिक तौर पे अरविंद भदौरिया का प्रकटीकरण पहली बार हुआ है।
तो जब अपनी जनता के बीच में वो गए थे तो उन्होंने वो चीज़ याद दिलाई और उन्होंने अपना कद याद दिलाया कि मैं कौन हूँ। तो निश्चित तौर पे एक राजनीतिक मैसेज उन्होंने अपनी जनता को दिया और वो चूँकि भिंड की जनता के बीच में भिंड के अंदाज में बोल गए। प्रकाश जी, एक सवाल मेरा और था आपके, बहुत ही लंबा आपका, क्योंकि पॉलिटिकल घटनाओं को नज़दीक से देखने, रिपोर्ट करने, एनालाइज करने का अनुभव है, आखिर ऐसा क्या होता चला जा रहा है कि इस किस्म की बयानबाजी का अब आम जनता, मतदाता भी मज़ा लेने लगे हैं और उनके जो रिएक्शंस रहते हैं कोई इस तरीके के नहीं आते कि ऐसे बयान देने वालों को लगे कि यार अगली बार से अगर हमने ऐसी कोई बात की तो हो सकता है जनता के बीच हमें कोई खामियाजा भुगतना पड़ जाए। रत्नाकर, इसका मुझे लगता है कि सोशल मीडिया एक बहुत बड़ा कारण है। सोशल मीडिया का जिस तरह से विस्तार हुआ है, संचार के साधनों का, आज हर एक के हाथ में फ़ोन है, फ़ोन पे आप फिल्म देख सकते हो, सारी चीज़ें देख सकते हो, अलग अलग मीम्स आ जाते हैं, एडिटिंग हो जाती है, कट हो जाता है। तो मज़े लेने की जो राजनीति में प्रवृत्ति है, प्रहार करने की जो प्रवृत्ति है, वो बदलती जा रही है। पहले जनसभाओं के अंदर नेता भाषण देते थे, फिर दूसरी सभा में जवाब मिलता था, अखबारों में बयानबाजी होती थी। अब ये आजकल सब खत्म हो गया। अब आजकल सब तत्काल वीडियो, कोई भी घटना हुई, कोई भी चीज़ हुई, जैसे मान लीजिए कि अरविंद भदौरिया का ये वीडियो सामने आया है, तो निश्चित तौर पे वो जनता के बीच में खुले में भाषण दे रहे थे, किसी ने रिकॉर्ड किया और कांग्रेस को ऐसा लगा कि इसको लेके इसकी अरविंद भदौरिया की आलोचना की जानी चाहिए, उन्होंने चालू कर दिया और हम उस पर खेलने लगे। तो कुल मिला के मुझे लगता है कि सोशल मीडिया जो है वो एक बहुत इंपॉर्टेंस है और मुझे लगता है कि बहुत साधारण सी चीज़ें जो हमेशा से होती रही है, कोई नई बात कुछ भी नहीं है। यह हमेशा से राजनीति के अंदर जब भाषा का जो स्तर है, तो अटल जी का एक अलग अंदाज हुआ करता था, लेकिन उनके प्रहार बड़े तीखे और संयमित होते थे। हाँ, पटवा जी बड़े चुटीले अंदाज में करते थे और कई बार उसको कह सकते हैं हम कि वो वर्गल्टी, जिसमें कहते हैं कि वहाँ तक भी लोगों को मज़ा आता था, ताली बजाते थे। तो ये जनता को क्या पसंद आ रहा है, नेता उस हिसाब से अपना भाषण देता है। आप देखेंगे जब अरविंद भदौरिया दिग्विजय सिंह के लिए बोल रहे थे तो लोग ताली बजा रहे थे। जी जी, चलिए, तो सुना आपने हमारे एडिटर इन चीफ प्रकाश भटनागर जी को, हमारे पॉलिटिकल एडिटर मनोज वर्मा जी को। कांग्रेस ने सहकारिता मंत्री के इस बयान पर तीखी प्रतिक्रिया दी है। दिग्विजय भी देर सवेर अपनी शैली में भदौरिया को जवाब दे सकते हैं, किंतु एक बात का जवाब तो यहाँ तलाशना होगा, वो ये कि कहीं इस बेकाबू व्यवहार का राज्य की 26 सीटों पर होने वाले विधानसभा उपचुनाव से कोई कनेक्शन तो नहीं है। ग्वालियर चंबल संभाग में भाजपा के कई नेता दुखी चल रहे हैं। ज्योतिरादित्य सिंधिया खेमे को तवज्जो देने के चक्कर में बीजेपी ने इस इलाके में अपने ही कई नेताओं की जमावट को बिखेर दिया है। सिंधिया गुट यहाँ जितनी अधिक सीटें जीतेगा, सरकार में उसकी पकड़ उतनी ही और मजबूत होती चली जाएगी। यह कई पुराने भाजपाइयों के लिए अपार कष्ट वाली स्थिति हो सकती है। ऐसे में अरविंद भदौरिया के इस बयान के कुछ और मायने भी निकाले जा सकते हैं। खैर, अब आज की बात यहीं ख़त्म करने की इजाज़त दीजिए, फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।